हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 21 जून से लेकर 25 जून के बीच में ओपन रहेगा। स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड का आईपीओ। अब लाइफस्टाइल नाम सुन के सीधा ही कपड़ों का ब्रांड वगैरह सामने आता है, मतलब फैशन वगैरह का कोई ब्रांड हो सकता है। बट फैशन तो है, फैशन किसमें है? फर्नीचर के अंदर फैशन है। अलग अलग टाइप के लग्जरी फर्नीचर, अलग अलग फैशन के ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का एक अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और काम कैसा चल रहा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे वैल्यूएशंस महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट वहां पर आपको मिलता रहे। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, इसको अंदाजा मानकर चले। 150 रुपए पर शेयर, 40 शेयर्स का लॉट है। 6000 रुपए जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 40% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी ठीक चल रही है, बट अभी हमें वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट का। एंकर लिस्ट आज आ जाएगी रात को, मैं आपके साथ रात को आएगी तो डिस्कशन करूंगा, वरना कल की तारीख में सुबह डिस्कशन हो जाएगा एंकर लिस्ट के बारे में। उसके अलावा बात करें कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी 2007 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब मतलब अपने सेक्टर के अंदर 17 साल हो गए हैं इस कंपनी को। ये कंपनी क्या है कि फर्नीचर बनाती है। फर्नीचर आप लोग जानते होंगे, टेबल, सोफा, पलंग वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। अब किस टाइप के फर्नीचर, तो सुपर प्रीमियम, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी, इस टाइप की ये फर्नीचर जो है मैन्युफैक्चर करती है। और किस ब्रांड नेम से सेल करती है, तो स्टैनले ब्रांड नेम से ये सेल करती है। अब ये सुपर प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी क्यों है, तो ये जो भी डिज़ाइन बनाते हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस होती हैं इनके पास फर्नीचर की। और आर्किटेक्चर या इंजीनियर से पहले क्या है कि उसका पूरा डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब कंप्यूटर पे कहें या ड्राइंग के अंदर कहें तो ऐसी ड्राइंग बनाते हैं ये पहले। उसके बाद क्या है कि मैन्युफैक्चर करते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ में पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, इस कारण ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाता है, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो महंगा फर्नीचर तो प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी लोग ही खरीदेंगे, मिडिल क्लास के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्नीचर के अंदर सिटिंग सेगमेंट के अंदर सोफा है, चेयर है, और उसके अलावा बेड वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिर टेबल्स वगैरह के अंदर सारी टाइप की टेबल्स मैन्युफैक्चर करती है। कॉफ़ी टेबल, टी टेबल है, डाइनिंग टेबल है। फिर किचन कैबिनेट, किचन से रिलेटेड जो भी फर्नीचर्स होते हैं। फिर बेड से रिलेटेड पिलोज वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। फिर ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर कार कवर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है फर्नीचर के अंदर। तो बढ़िया काम है। और बात करें इसके शोरूम की, आप साइड में देख सकते हैं काफ़ी बड़े इसके शोरूम हैं, बड़ी सिटीज़ के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर। टोटल इसके पास 62 शोरूम्स हैं अभी कंपनी के, जिसके अंदर 38 तो कंपनी ओवन और कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी खुद ओवन करती है, कंपनी ही खुद ऑपरेट करती है। फिर 24 है फ्रेंचाइजी ओवन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब फ्रेंचाइजी खुद ओवन करती है, ऑपरेट भी खुद करती है। और शायद हो सकता है कि जो फर्नीचर है, मतलब ये मैन्युफैक्चर करके फ्रेंचाइजी वगैरह को सेल करते होंगे। तो टोटल अभी इसके इंडिया के अंदर 62 शोरूम्स हैं, और टोटल 21 मतलब 21 सिटीज़ के अंदर, बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है, बेंगलोर, हैदराबाद है और मुंबई है, न्यू दिल्ली है, वहाँ पर इसके शोरूम्स वगैरह हैं। और 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ये फैला हुआ है। पर अभी इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है कर्नाटका से, 60% से ऊपर का रेवेन्यू कर्नाटका से आता है। बाकी तमिलनाडु वगैरह है, महाराष्ट्र से है, तो मतलब ज़्यादातर साउथ से इसका रेवेन्यू ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो इसका रेवेन्यू सोफा सेगमेंट से आता है, सोफा वगैरह जो फर्नीचर होते हैं वहाँ से इसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, 50% से ऊपर का। और बात करें इसके पेयर कंपटीटर्स की, तो भी कोई भी लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है जो इसकी कंपटीशन के अंदर। अनलिस्टेड कंपनीज खूब है, और ये होम फर्नीचर सेगमेंट के अंदर 4th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर। और भी बहुत सारी कंपनीज है होम फर्नीचर के अंदर जो भी लिस्टेड नहीं है, जैसे आइकिया या इकिया आप इसको बोल सकते हैं, जिसके फर्नीचर की शोरूम्स होते हैं। फिर गोदरेज इंटीरियो है, ड्यूरियन है, ऐसी काफ़ी सारी छोटी मोटी कंपनीज है, उसके अंदर ये इसका चौथा नंबर आता है। तो मतलब देखा जाए तो अनलिस्टेड पेयर्स है तो उसका कंपटीशन है, बट लिस्टेड पेयर के अंदर ही अभी अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है अपने सेगमेंट के अंदर, ये इसके लिए बेनिफिट है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल देखिए 2021 से 2023 तक, तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स इसके बड़े हैं साल दर साल। फिर रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है साल दर साल, 201 करोड़ से 425 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है FY21 से FY23 के अंदर। प्रॉफिट की बात करें तो 1.92 करोड़, लगभग 2 करोड़ से 35 करोड़ रुपए हुआ है इसका प्रॉफिट।
प्रॉफिट मार्जिन जो पहले थे FY21 के आसपास करीब करीब 1% से कम, अभी FY23 के आसपास इसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो गए हैं 8-8.5% के आसपास। और वहीं अभी FY24 के अंदर अगर देखें, मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, पूरा रिजल्ट नहीं आया सालाना, तो उधर जो प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास हो गए, थोड़े से कम हुए हैं। बट अभी हम पूरे साल का ही लेके चलते हैं, FY23 का 8% के आसपास मार्जिन अच्छे हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है, इसके अंदर रिजर्व कैश बढ़े हैं, 225 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में। उधारी वो भी साल दर साल बढ़ी है, 31 करोड़ रुपए की उधारी है। हालांकि डेट ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86 का, ये भी ज़्यादा है। बट अगर इसका एनुअल प्रॉफिट देखें तो 35 करोड़ रुपए का है और कंपनी के पास रिजर्व कैश वगैरह भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना डेट पे करने की कैपेसिटी तो ये रखती है। फ्रेश इश्यू से कोई भी पैसा डेट चुकाने के अंदर काम में नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव लगा। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब वीक कंपनी ये नहीं है। बाकी इसकी ROE और ROC लगभग 8% के आसपास है, तो थोड़ी सी कम है। मिनिमम मैंने आपको बताया 15% अच्छी कंपनी के लिए और ठीक ठाक कंपनी के लिए 12-13% होनी चाहिए। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 55 का निकल आता है और लिस्टेड कोई प्लेयर्स तो है नहीं जो उससे कंपेयर करें, बट मुझे लगता है कि भाई थोड़ा और सस्ता करते तो बढ़िया रहता, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली ठीक है, फंडामेंटली थोड़ी सी मुझे वीक नजर आ रही है। फिर दोस्तों IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 21 से लेकर 25 जून के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर, 351 से लेकर 369 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 40 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 537 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 200 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी के नए स्टोर्स वगैरह खोलने के लिए, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बाय करने के लिए काम में आएंगे। OFS है 337 करोड़ रुपए का, ये OFS ज्यादा है, ये मुझे नेगेटिव लगा। थोड़ा क्या है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन बढ़ा के पूरी डेट फ्री कंपनी हो जाती तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल विशेष ज्यादा चिंताजनक तो बात नजर नहीं आ रही है। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 28 जून को। 28 जून को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो GMP वगैरह तो अभी अच्छी चल रही है, 40% के आसपास GMP है, बट अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह का वेट कर लेना चाहिए और पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट देख के सेफ्टी से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और GMP के तो पूरे भरोसे ना रहे, ये एक अंदाजा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देखते हैं। पॉजिटिव्स क्या है, सेक्टर इसका बढ़िया है। ये सेक्टर क्या है कि डिमांडिंग सेक्टर है, फर्नीचर सेगमेंट वाला जो सेक्टर है डिमांडिंग सेक्टर है। बट इसमें ये की प्रॉब्लम होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो ज़्यादा क्या है कि फर्नीचर के अंदर नहीं जाती है। कोई भी देख लीजिए, कोई बड़ा मकान बनता है, जितना हमारे कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा आता है, मतलब मुझे तो नॉलेज है क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और भाई भी मेरा सिविल इंजीनियर इसी के घर मकानों का ही काम करता है। तो लग्जरी हाउस जो बनते हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का इतना खर्चा नहीं आता जितना कि फर्नीचर का आता है। दरवाजे हैं, अंदर टेबल सोफाज है, बेड है, अलमारियाँ बनती हैं, उनका खर्चा ज़्यादा होता है। मतलब जितना लग्जरी फर्नीचर होगा उतना घर का जो है शो और ज़्यादा खुलेगा। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो ज़्यादातर इतना ज़्यादा फर्नीचर पर पैसा खर्च नहीं करती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मतलब वो मकान कंस्ट्रक्शन तो करवा लेंगे, बट क्या है कि छोटी मोटी टेबल ले लेंगे, पलंग ऐसा रेडीमेड ले लेंगे, मतलब बेड जो है, तो वो सस्ते में काम चला लेंगे। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी डिज़ाइन के अंदर फर्नीचर चाहते हैं तो वो लग्जरी फैमिली ही मतलब वो अफोर्ड कर पाती है, क्योंकि महंगे भी होते हैं, ये तो बात यही है। तो इसके अंदर जो ग्राहक मिलेंगे सेगमेंट जो है वो लग्जरी ज़्यादा मिलते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिलीज वो कम मिलती है। तो ये भी थोड़ा सा खतरा है। बाकी ओवरऑल ये डिमांडिंग काम है, क्योंकि बिजनेस जो है मिडिल क्लास फैमिली सारी चीज़ों से चलता है। मिडिल क्लास भी खरीदेगा, अमीर रिच फैमिली भी खरीदेगी, तो सारी चीज़ें खरीदेगी ना, तो उससे क्या है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस आगे चलेगा। पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट वाले लोग खरीदेंगे तो वो क्या है कि थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, ये चीज़ है। मतलब ये जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेक्टर बढ़िया है, यूनिक सेक्टर है। बाकी फाइनेंशियली भी ठीक है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और अपने सेगमेंट के अंदर 4th लार्जेस्ट कंपनी है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स भी है ज़्यादा, ROE ROC कम है, OFS थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा OFS कम कर देते, फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा कर देते तो क्या है कि वो अपना डेट पूरा पे कर देते, डेट फ्री कंपनी हो जाती तो और बढ़िया बात लगती। बाकी ये कि अभी इसका ज़्यादातर जो फैलाव है, मतलब ये फर्नीचर सेगमेंट के अंदर साउथ रीजन के अंदर जाता है, मतलब महाराष्ट्र है, कर्नाटका है,
तमिलनाडु उधर ज़्यादा है, थोड़ा और भी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी फैलना पड़ेगा। वैसे देखा जाए पर्सनली मुझे लगता है कि पैसा साउथ के अंदर ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो इस कारण ये भी अच्छी बात है कि भाई जो इसने मार्केट कवर कर रखा है वो भी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी ठीक है, नेगेटिव्स इतने ज़्यादा नहीं है। अभी हमें क्या है कि वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट का, मार्केट सेंटीमेंट का, और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन वगैरह भी हमें देखना चाहिए। तो क्या है कि डिमांड हमें पता चलेगी तो सेफ्टी से हम अप्लाई कर पाएंगे। और ये कंपनी ऐसी नहीं है कि भाई आंख बंद करके अप्लाई करें, कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि आंख बंद करके हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अभी हमें वेट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे स्टैनले लाइफस्टाइल फर्नीचर के आईपीओ को लेकर। दूर हुए हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है, माइंडसेट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।